नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गरिमा। अब आप सत्य से मुखातिब होंगे। जी हाँ, क्योंकि भारत एक्सप्रेस में हम लेकर आए हैं आपके लिए सत्य, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर, राइटर सबके सब मिलकर सत्य का संधान करेंगे आपके लिए, क्योंकि सत्य को देखना और दिखाना बेहद जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सत्य को आवाज मिले और सत्य को आवाज दी जाए। तो सत्य में क्या दिखेगा आपको? पूरा देश दिखेगा, घटनाएं दिखेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखेंगी और इस सब के पीछे का वो कड़वा सत्य भी दिखेगा जो अक्सर कई परतों के नीचे दब जाता है। पहला सत्य, 8 राज्य, 72 ठिकाने और NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की ताबड़तोड़ छापेमारी। मकसद हर गैंगस्टर और हर आतंकी के ठिकाने का पर्दाफाश करना। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद गैंगस्टर और आतंकियों के गठजोड़ के बाबत बहुत सारे खुफिया इनपुट्स थे, बहुत सारे सवाल थे। वो सवाल ये कि आखिर गैंगस्टर्स के आम सप्लायर कौन हैं, उनके एक्टिव गुर्गों के हाइड आउट्स कहाँ हैं। ये सारे सवाल बहुत ज्यादा मुखरता से सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सामने थे और इसी के चलते ये रेड कंडक्ट की गई। इसके पीछे का और आगे का पूरा सत्य इस रिपोर्ट के जरिए। टेरर फंडिंग पर सुपर स्ट्राइक, आतंक के मददगारों पर तगड़ा एक्शन, 8 राज्यों के 72 ठिकानों पर NIA की छापेमारी। ये आतंक और उसके मददगारों के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA की बड़ी चोट है। गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए NIA ने 8 राज्यों के 72 ठिकानों पर रेड मारी। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ शामिल हैं। NIA का मकसद गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ को तोड़ने का है। पिछले 6 महीने में देश के कई हिस्सों में NIA की ये चौथी बड़ी छापेमारी है। ये पूरी कार्रवाई NIA ने गैंगस्टर्स और उनके आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में की। पिछले 3 महीने में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो पूछताछ की, उसके आधार पर ये रेड डाली गई। लॉरेंस बिश्नोई वही गैंगस्टर है जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और फिलहाल तिहाड़ में सजा काट रहा है। NIA ने जिन प्रमुख गैंगस्टर सिंडिकेट्स के यहाँ रेड मारी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और नीरज बवाना गैंग शामिल है। बताया जा रहा है कि गुजरात के गांधी धाम में लॉरेंस बिश्नोई के साथी कुलविंदर के यहाँ NIA ने छापेमारी की। कुलविंदर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है और पहले भी यहाँ बिश्नोई गिरोह के लोगों को शरण देने के मामले सामने आ चुके हैं। कुलविंदर पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से भी जुड़े होने का आरोप है। NIA की आज की छापेमारी का मकसद ये पता लगाना है कि गैंगस्टर जो पैसा वसूलते हैं उसका कहां इस्तेमाल होता है, गैंगस्टर को हथियार कहां से मिलते हैं और उनके आम सप्लायर का गोदाम या सोर्सिंग कहां है। बड़े गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी के बाद उनके खास सक्रिय गुर्गे कौन कौन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल बहुत सारे हैं और अक्सर सवालों के पीछे कुछ सत्य होते हैं। वो सत्य पहुंचाएंगी हम तक मिताली चंदोला, मेरी सहयोगी, मेरे साथ जुड़ गई हैं। मिताली, आज सुबह जब उठे थे तो सबसे पहली खबर जो सामने थी वो यही कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है और मकसद यही है कि जो गैंगस्टर्स हैं, जो आतंकी हैं, उनके गठजोड़ का पता लगाया जाए, उनके आम सप्लायर कौन है, उनके हाइडआउट्स कहाँ हैं, उनको मदद कौन करते हैं और क्या बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर भी कोई कनेक्शन है। तो ये सत्य क्या है, मुझे और मेरे दर्शकों को समझाएं।
देखिए गरिमा, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो ये मोटो है जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, उसी की तर्ज पर जो है एजेंसीज काम कर रही हैं। और जिस तरीके से आपने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हो रही थी, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था और तमाम चीजें थी, तब से बहुत सख्ती से जो है एनआईए की टीम गठित की गई थी और वो जगह जगह छापेमारी कर रही थी और भी तमाम चीजें थी। लेकिन अब की अगर आपको बात बताऊं तो कई ऐसे तथ्य सामने आए थे एजेंसी के, जिसमें जो है साइबर स्पेस का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें से जो है आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इस तरीके की चीजें आ रही थी। इवन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग डिटेल्स भी जो है उनके सामने आ रही थी। तो वो पूरा डाटा कलेक्ट किया गया, उसके बाद जो है प्रॉपर स्पॉटिंग की जा रही थी, पूरी रेकी की जा रही थी। और जब पूरी तरह से पुख्ता हो गई थी एजेंसी, उसके बाद ये ताबड़तोड़ जो है छापेमारी ये शुरू करी गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में जो है 30 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ पर 70 ठिकानों पर हुई है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और भी अन्य जगहों पर। आपने पिछले दिनों में देखा होगा जिस तरीके से मर्डर्स हुए हैं पंजाब में, महाराष्ट्र में, उन सारी चीजों के पीछे जो है लगातार जो है सिलेवार तफ्तीश चल रही थी। और अब जो है ये गैंगस्टर कनेक्शन जो है सामने आया है कि किस तरीके से ड्रग ट्रेडिंग हो रही है, आर्म्स एम्युनिशन की ट्रेडिंग हो रही है। इसमें जो है विदेशी लिंक भी जो है वो खुलकर सामने आए हैं। और अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर ग्लोबल टेररिज्म, नार्को टेररिज्म और साइबर टेररिज्म एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिताली आपका इस सत्य को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब जिक्र एलएसी का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके बाबत हम हमेशा बहुत सारे विवाद सुनते आए हैं। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहिए, एलएसी कहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ये चीन के साथ हमारी आभासीय सरहद भी है, क्योंकि विवाद बहुत वर्षों का है। आपने तवांग देखा, डोकलाम देखा, गलवान देखा, लेकिन इस सब के बावजूद आपने विपक्ष का हंगामा भी देखा। इसे जबरदस्त तरीके से हर दफा मुद्दा बनाया गया। संसद कई बार बाधित हुई। मोदी से सवाल पूछा गया कि चीन के साथ रिश्ता क्या है, आखिर क्यों चीन पर बोलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं। सरहद पर सिपाहियों के पीटे जाने की बात तक राहुल गांधी कह चुके हैं। लेकिन आज ऐसा महत्वपूर्ण क्या हुआ? आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद बेबाकी के साथ, बेहद बेखौफ अंदाज में कहा कि ना तो मैं, ना मेरा देश और ना प्रधानमंत्री मोदी चीन से डरते हैं। राहुल गांधी को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि साफ तौर पर सुन लीजिए, मैं चीन का नाम ले रहा हूं। भारत और चीन का एलएसी विवाद मसला आज ही नहीं बल्कि 65 साल से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठता रहा है। समय समय पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विवाद को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर भी रहा। एलएसी विवाद को लेकर सरकार से तीखे सवाल भी पूछे जाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा जाता है, लेकिन इस बार खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आए। उन्होंने न सिर्फ चीन को खुली चुनौती दी बल्कि विपक्ष को भी आईना दिखाया। एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत चीन से नहीं डरता। प्रधानमंत्री मोदी और उन्हें खुद चीन का नाम लेने से कोई परहेज नहीं और कोई डर भी नहीं। You know what happened in 62 happened. But if you now want to whitewash all that and say everything happened only in 2020, I have to call you out, no? So you're fortifying the border, the boundary, India-China. So does that make China now the biggest threat to India? Are we in a state of a quasi-war-like situation, conflict-like situation? No. Look, where are we? No. I first of all, I'm not using the word we're fortifying it. I think we are legitimately building our border. चीन के साथ साथ एस जयशंकर ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर भी बात रखी। उन्होंने इसे दुष्प्रचार का हिस्सा बताया और साथ ही कांग्रेस से पूछा कि 1984 में दिल्ली में दंगे हुए, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी। एस जयशंकर की ये पहली राजनीतिक पारी है, लेकिन विदेश मंत्री के तौर पर उनका नजरिया हमेशा बेबाक और बेहद साफ रहा है। उनके इस बयान के बाद उम्मीद है कि विपक्ष को सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस रिपोर्ट के अंत में एक लाइन हमने कही कि एस जयशंकर की ये पहली सियासी पारी है, लेकिन न सिर्फ भारत की सरजमीन पर बल्कि विदेश की जमीन पर भी एस जयशंकर जिस तरीके से, जिस बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, उसकी प्रशंसा करनी होगी। केएम शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, मैं समझना चाहती हूं आपसे, एक तो वो विपक्ष के जो आरोप हैं
उनका सत्य क्या है, क्योंकि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा कि आप चाइना पर बोलने से डरते हैं, आप चाइना को सपोर्ट करते हैं, इस तरीके के तमाम आरोप विपक्ष के। दूसरी तरफ एस जयशंकर पिछले 3 महीने के अंतराल में ऐसा दूसरी बार कह रहे हैं कि गौर से सुन ले राहुल गांधी कि मैं चाइना का, चीन का नाम ले रहा हूं। ऐसे में ये तमाम सत्य अगर एक चश्मे से देखने की कोशिश हो, धरातल पर लाने की कोशिश हो, तो आप क्या कहेंगे? जयशंकर की एक खासियत है कि बहुत बात भी वो सलीके से कह जाते हैं, चाहे वो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विदेश की सरजमी हो। अपनी बात को कहने से वो कभी घबराते नहीं हैं और कतराते भी नहीं हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि चाइना पे सवाल उठाने वाले लोग ये समझ लें कि चाइना का विवाद कब से है। उन्होंने 1962 का जिक्र किया कि अगर पेंगोंग हिल की बात अगर हम करें तो सबसे पहले ये परेशानी कब हुई थी। ये परेशानी तब हुई थी जब सरकार किसकी थी, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी बात उन्होंने किया, ये भी कही कि LAC की जो बात बार बार लोग कहते हैं कि चाइना पे मोदी नहीं बोलते, तो ये बोलने की जिम्मेदारी दरअसल विदेश मंत्री की है। विदेश मंत्री ने कहा कि LAC पे जितनी शांति है या जितनी सिक्योरिटी का ख्याल नरेंद्र मोदी की सरकार में रखी गई है, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए विपक्ष को कुछ भी बोलने से पहले अपने नीतियों को और पीछे की नीतियों को रिविजिट करना चाहिए। एग्जैक्टली तो कुल मिलाकर जितनी बेखौफ अंदाज में एस जयशंकर फिर से एक बात कह गए हैं, और शायद अब विपक्ष को जो आरोप उनके होते हैं उसका जवाब शायद मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन आपका इस पूरी बातचीत के लिए। राजनीति है, चलती रहेगी, लेकिन जब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आती है, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है, तो शायद विपक्ष और सत्ता पक्ष को 2 धड़ों की तरह नहीं बल्कि एक धड़े की तरह बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अब जिक्र आज की बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार खबर का, क्योंकि आज पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान के सवाल पर आज हिंदुस्तान के जावेद ने करारा जवाब दिया है। जावेद अख्तर, नाम तो सुना ही होगा, अब काम भी सुनिए। फैज अहमद फैज की याद में कार्यक्रम रखा गया था। जावेद अख्तर लाहौर में स्ट्राइक कर रहे थे बिल्कुल बेखौफ अंदाज में, और जावेद अख्तर साहब ने मुंबई अटैक पर पाकिस्तान को उसी के घर में घेरा। सुन लीजिए सत्य क्या है। जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, रद्द है उनका यह हंगामा करना। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। पाकिस्तान जहां गली गली में टेरर फैक्ट्री खुली है, उसी पाकिस्तान में घुसकर गीतकार जावेद अख्तर ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को उसी की धरती पर आईना दिखा दिया। उर्दू शायर फैज अहमद फैज की याद में हो रहे एक कार्यक्रम में शामिल होने जावेद अख्तर लाहौर पहुंचे थे। अख्तर साहब ने कहा कि मुंबई हमले की साजिश नॉर्वे और इजिप्ट में नहीं बल्कि पाकिस्तान में रची गई थी। वो गुनहगार आज भी इस आतंकिस्तानी मुल्क में खुलेआम घूम रहे हैं। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। पाकिस्तान को धोने वाले जावेद अख्तर के इस बयान की तारीफ बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी की, और कंगना ने ट्वीट किया, जब मैं जावेद साहब की कविता सुनती हूँ तो लगता है ये माँ सरस्वती जी की इन पर कृपा है। लेकिन देखो, कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है उनके साथ में। घर में घुसकर मारा। जय हिंद। जावेद साहब का ये बेबाक अंदाज पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। जावेद साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर बेनकाब किया है, उसकी तारीफ न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि विश्व में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एयर स्ट्राइक हमने देखी, सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी, अब ये जावेद स्ट्राइक जो पाकिस्तान की सरजमीन पर नजर आई है, इस पर बेहतर सत्य हम तक पहुंचाएंगे डिफेंस एक्सपर्ट आशीष खन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बड़ी बेखौफ अंदाज में, बेबाकी के साथ, बगैर लाग लपेट के और बेहद मोहब्बत से, बहुत मोहब्बत से जावेद साहब ने पाकिस्तान की सरजमीन पर उसे घेरा। मैं समझना ये सत्य चाहती हूं आपसे आशीष, कि जिस सत्य को पाकिस्तान आज तक स्वीकार नहीं कर पाया, इतने दस्तावेजों के साथ डोजियर्स भेजे गए, वो सब रिफ्यूज हो गए, वो सब खारिज हो गए। अब क्या ये जो जावेद साहब की जावेद स्ट्राइक हुई है, इसके बाद किसी और तरह का रिटालिएशन देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, ये बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद जावेद स्ट्राइक
बहुत ही करारा जवाब दिया है जावेद अख्तर जी ने पाकिस्तान में जाकर, और ये बिल्कुल सटीक बात कही है कि 90% हिंदुस्तान में जितने भी आतंकवादी अटैक्स हुए हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान से ही हुए हैं। कोई नॉर्वे से नहीं हुआ, कोई इजिप्ट से नहीं हुआ, सारे के सारे पाकिस्तान से हुए हैं। और आज तक 26/11 के अटैकर्स खुले आम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो इस अंदाज बहुत ही में करारा स्टेटमेंट दिया है जावेद अख्तर जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस बातचीत के लिए। तो सत्य यही है कि जो जावेद साहब ने किया, हमने एयर स्ट्राइक, जैसे मैंने कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और फिर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जावेद स्ट्राइक, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी हुक्मरान अभी अपनी तमाम तंगियों से जूझ रहे हैं, अभी बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन हो सकता है जब थोड़ी फुर्सत मिले तो जावेद स्ट्राइक पर भी कोई बयान उधर से सामने आए। अब जिक्र उस सेल्फी का जिसके हम और आप सब मुरीद हैं। सेल्फी यानी सेल्फ लव, ये कहा जा सकता है, लेकिन कई बार खुद से ये मोहब्बत जो है वो बहुत सा अजीब स्थिति पैदा करती है। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम इसी का शिकार हो गए। मुंबई में एक इवेंट रखा गया था, फैंस मदहोश थे और इस बीच उद्धव गुट के विधायक प्रकाश का बेटा स्वप्निल सेल्फी की दौड़ में इस कदर शामिल हुआ कि सोनू निगम को चोट आ गई। इस रिपोर्ट में वो सत्य देखिए कि आखिर सेल्फी की ये जो दौड़ है ये कहां तक किसी को पहुंचा सकती है। ये तस्वीरें मुंबई के चेंबूर की हैं। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम का लाइव म्यूजिक इवेंट चल रहा था, तभी सोनू निगम के साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की। सोनू परफॉर्म कर वापस जा रहे थे, इसी दौरान कुछ लोग सेल्फी लेने की कोशिश करने लगे और ये धक्का मुक्की शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर धक्का मुक्की से जुड़ी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में साफ है कि सोनू निगम स्टेज से नीचे उतर रहे हैं और इसी दौरान कुछ लोगों ने सेल्फी लेने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई। पहले मैनेजर सायरा संग बदतमीजी हुई, फिर उनके बॉडीगार्ड को धक्का मारा गया। सेल्फी को लेकर कुछ लोग सोनू को भी धक्का मारते नजर आए और इसी धक्का मुक्की में रब्बानी खान स्टेज से नीचे गिर गए। इसमें उन्हें चोट भी आई। सोनू निगम से धक्का मुक्की का आरोप जिस पर है, बताया जा रहा है कि वो उद्धव गुट के विधायक प्रकाश फपनकर का बेटा स्वप्निल है। इस धक्का मुक्की को लेकर सोनू निगम ने चेंबूर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। उसे पकड़ लिया तो मुझे बचाने के लिए पहले हरी को उसने पुश किया, तो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में, मैं नीचे स्टेप पे, हाँ मैं स्टेप पे गिर गया। अगर मैं साइड में होता तो मैं गिर जाता, मैं स्टेप पे गिरा। तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता। वो अगर नीचे कुछ लोहा होता। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस सिलसिले में सोनू निगम जी की एफआईआर ली गई, जिसमें आईपीसी सेक्शन 341, 323 और 337 इन सेक्शंस के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस घटना में जिस इंसान ने उन्हें पकड़ा था और ढकेला, वो स्वप्निल पातर पे करके है। हाल ही में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी और अब सोनू निगम के साथ भी ठीक यही हुआ। हालांकि धक्का मुक्की करने का आरोप जिन लोगों पर है, उन्होंने सोनू निगम और उनकी पूरी क्रिएटिव टीम से माफी मांग ली है। मुंबई से हरीश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हरीश तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, ज्यादा बेहतर सत्य हम तक पहुंचा पाएंगे। हरीश, हमने जो दर्शकों को बताया, क्या इसके आगे और पीछे का भी कोई और सत्य है? क्योंकि खबर यह भी मिल रही है कि जो लोग इसमें शामिल थे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी सोनू निगम से मांगी, लेकिन उसके बावजूद केस दर्ज हुआ है और नाराजगी नजर आ रही है, तो क्या सत्य? देखिए गर्मा, इस मामले में वर्तमान समय में देखा जाए तो राइटर एसोसिएशन की तरफ से एक पत्र लिखा गया है और माफ की जाए सिंगर एसोसिएशन की तरफ से सरकार को, और उसमें मांग की गई है कि इस तरह की घटनाएं पर रोक लगाई जाए, ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि सोनू निगम एक महान सिंगर हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो स्वप्निल पाटेकर
पटरपेकर जो हैं, उनकी बहन जो हैं सुप्रदा पटरपेकर, उनका एक बयान आया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि स्वप्निल जो उनका भाई था वह उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था और मारपीट नहीं हुई, और उसने जब एक घटना हुई तो उसने माफ़ी भी मांग ली। वहीं दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस ने स्वप्निल को और बाकी जो 3 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, सोनू निगम ने कराया है। उस मामले में लोगों को पुलिस ने उनको बुलाया है पूछताछ के लिए, लेकिन अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है कि अभी वो पुलिस थाने में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और करने के बाद उचित कार्रवाई करने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि प्रकाश पटरपेकर जो हैं वहाँ के उद्धव गुट के विधायक हैं और उन्हीं के तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसमें जो है बड़े पैमाने पे लोग शिरकत किए थे, और जब ये मंच से उतरकर नीचे जाने लगे तो उस दौरान की ये घटना है। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए कहीं न कहीं देखा जाए जो इतने बड़े सिंगर हैं, खास तौर से सोनू निगम, और उनका यही कहना था कि अगर नीचे कोई छड़ होती या पत्थर होता तो जिस तरह से उनका मित्र गिरा धक्के से तो उसका सर फट जाता और वह मौत के समा जाता। इस तरह की बात भी उन्होंने कहा मीडिया से। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मामला काफ़ी गंभीर है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। इस सत्य पर नजर रखिए हरीश, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और दरअसल ये जो सेल्फी की दौड़ है, इस पर ठहर कर सोचना होगा और देखना होगा कि ये दौड़ आपको कहां लेकर जा रही है, और सिर्फ आपको नहीं बल्कि उन लोगों को भी जिनके स्वयं आप फैन हैं, उन लोगों को भी मुश्किल में डाल रही है। इस पर ठहर कर थोड़ा सा विचार किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन चलते हैं बिहार लेकर, और बिहार का इन दिनों जो सत्य है वो भले सियासी सत्य हो या फिर कोई और तमाम चीजें जिस तरफ जा रही हैं वो सत्य आपको दिखाते हैं। बवाल की धरती इस समय बिहार बना हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सियासी बवाल है, दूसरी तरफ भीड़ का हल्ला बोल है। पटना की खबर आप जानते ही हैं, और फिर से एक बार सीतामढ़ी में भी विवाद हो रहा है। एक के बाद एक जबरदस्त हिंसा का दौर है, आगजनी है, पत्थरबाजी है, तोड़फोड़ है, और सवाल यही है कि आखिर कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोग कहां हैं, और वो भी तब जब स्वयं नीतीश के सुशासन पर संजीदा सवाल है। बिहार में फिर हुआ भारी बवाल। सीतामढ़ी में सड़क पर संग्राम, पुलिस की गाड़ी पर सीरियल अटार, हंगामा, तोड़फोड़ और पथराव की इन तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी जिले की हैं। ये पुलिस के खिलाफ भीड़ का गुस्सा है। ये भीड़ पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। सीतामढ़ी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है। बिहार के साथ साथ पूरे देश में पुलिस पर हमले का ये वीडियो वायरल है, और बताया जा रहा है कि भीड़ के इस हमले में 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। दरअसल युवक की संदिग्ध मौत के बाद लोग काफी गुस्से में थे, सड़क पर हंगामा कर रहे थे, और जब घंटों जाम लग गया तो पुलिस बीच बचाव करने पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर ही अपनी सारी भड़ास निकाल दी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुपई में 3 दिन पहले एक मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कि एक युवक का जहर खा करके मृत्यु होने की बात सामने आई थी, जिसमें मृतक के परिजन द्वारा लिखित में आवेदन दिया था कि वो घरेलू विवाद के कारण उसने जहर खा करके आत्महत्या कर लिया है। लड़की की भाभी को उसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उसके लिए उन लोगों के द्वारा उड़ जाम भी किया गया था, जिसमें उड़ जाम हटाने के लिए पुपरी थाना की पुलिस गई थी, तो उस पर ईटा पत्थर लोगों द्वारा चलाया गया। सीतामढ़ी की तरह हाल ही में पटना से भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। इसे लेकर विपक्ष भी नीतीश सरकार पर खासा हमलावर रहा। ऐसे में सवाल यही कि हिंसा और तोड़फोड़ के बीच नीतीश का सुशासन मॉडल कितना बाकी है। सीतामढ़ी से आनंद बिहारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आनंद बिहारी स्वयं मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्य ज्यादा बेहतर, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ज्यादा बेहतर सत्य आप तक पहुंचा पाएंगे। आनंद बिहारी, प्रश्न ये है कि पटना देख रहे हैं, उसके बाद हम सीतामढ़ी देख रहे हैं, क्या और देखना बाकी है? और सुशासन मॉडल का बार बार जिक्र होता है और बार बार एक और लाइन हम सुनते हैं, बिहार में बाहर है, तो क्या यही बाहर मान ली जाए?
या फिर वो जो सुशासन का मॉडल है उसकी हवा निकल क्यों रही है? क्या आला कमान कहीं और व्यस्त है और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ न सिर्फ हो रहा है बल्कि पुलिस को भी पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, तो हो क्या रहा है? जी गरिमा, ये मामला सिर्फ सीतामढ़ी का नहीं है, बिहार के लगभग जिलों में ये सुनने को आ रहा है। हाल ही में सीतामढ़ी और पटना का ये दोनों घटना, ये ताजा मामला है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के पुपरी का यह मामला है। बिठा गांव है जहां पुलिस और पुलिस वाहन पर ग्रामीणों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसका वीडियो विभिन्न सोशल साइटों पर तेजी से वायरल होने लगा और पुलिस अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें इसमें पुपरी डीएसपी जो है, पुपरी के डीएसपी उनकी भी गाड़ी है। हालांकि इस वीडियो में पुपरी डीएसपी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी गाड़ी है तो कहीं ना कहीं पुपरी डीएसपी। नीतीश कुमार तक तो खबर पहुंची होगी ना, मुख्यमंत्री तक खबर पहुंची है? देखिए, खबर इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से सरकार के पास तो पहुंची गई होगी, लेकिन इस सरकार के पास जब मामला जाने के बाद ही सीतामढ़ी के एसपी जो है हरकिशोर राय ने उन्होंने अपना बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि इस मामले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हैं और आपको बता दें कि लगभग 25 जिसमें 10 महिलाएं हैं जिनको जेल भेजा गया है और 54 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिल्कुल, मुझे याद है आनंद, जब पटना में शराब कांड हुआ, बिहार में जब शराब कांड हुआ तो नीतीश कुमार सदन में झल्लाए थे और बाहर आकर कहा था कि अपनी जिम्मेदारी खुद लें, क्योंकि जहरीली शराब अगर आप पिएंगे तो मरेगा कोई और नहीं, यानी कि आप ही मरेंगे। तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री जी ये तस्वीरें देख लीजिए और हमें या तो समझा दीजिए या स्वयं समझ लीजिए कि क्या बिहार में इसी को बाहर मान लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपका इस बातचीत के लिए। तो तमाम खबरों का सत्य आप तक पहुंचाने की कोशिश की। फिर से कल कुछ और खबरों का सत्य लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।